हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अधिकारियों की फौज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इस वक्त लूसेंट में पॉलिटी का पोर्शन। और कई चैप्टर्स हम लोगों ने छोटे छोटे चैप्टर्स ख़त्म भी कर डाले हैं, जैसे उद्देशिका प्रेम्बल वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका है और संविधान के विदेशी स्रोत जो हैं वो ख़त्म हो चुका है। तो आइए अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। यहाँ मैं आपको पॉइंट्स के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव वे में चीज़ों को समझाती चल रही हूँ, जिससे कि आपको इससे मिलते जुलते अगर आसपास से कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपका वो मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारे संविधान की में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी। और जब मूल संविधान बना था तो जब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे संविधान की मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आपको याद रखना है कि 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 12 अनुसूचियाँ अब हैं, 8 अनुसूचियाँ तब थी, यानी कि 4 अनुसूचियाँ ऐसी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स होते हैं, संविधान संशोधन, उनके तहत जोड़ी गई हैं। तो ये हम देखेंगे कि कब कब जोड़ी गई हैं, कौन कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। तो पहले देखते हैं, पहले जो 8 अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली अनुसूची कहती है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। फ्रेंड्स, फर्स्ट अनुसूची में सिर्फ इसी का उल्लेख है कि हमारे भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें एक चीज़ देखिए, नोट करके अलग से दिया हुआ है, इसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो आपको याद रखना है कि 69वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची में फ्रेंड्स एक लाइन में अगर बोलूँ तो ये जो भी पदाधिकारी हमारे हैं, जो राज व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी होते हैं, जैसे जो बड़े बड़े पदों पे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया और राज्यपाल हो गए, आपके मुख्यमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद हो गई, तो ये सब जो होते हैं ना, न्यायाधीश वगैरह, सारे इन सब के जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, पेंशन होती है, ये सारी चीज़ें द्वितीय अनुसूची में मेंशन की गई हैं। तो इसको पढ़ें अगर, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची कहती है कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को जो शपथ का प्रारूप होता है उसके बारे में तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी इसमें अपवाद स्वरूप ये पूछ देता है कि राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है, क्या उसका प्रारूप भी तीसरी अनुसूची में है? तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रपति का प्रारूप अनुच्छेद 60 में अलग से दिया हुआ है, इसमें तीसरी अनुसूची में उसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा की सीट्स होती हैं ना, उनके आवंटन की बात कही गई है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यानी राज्यसभा की किस स्टेट से और किस यूटी से, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से कहाँ से कितनी सीट्स होंगी, उसका विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है। फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को याद करने की टेंशन बिल्कुल ना लें, मैं आपको शॉर्ट नोट्स देती रहती हूँ, हर एक चैप्टर के बाद मैं आपको उसका शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ। पिछले वीडियोस भी आपने अगर देखे होंगे तो हर चैप्टर के बाद मैं उसके शॉर्ट नोट्स देती हूँ, पर वो शॉर्ट नोट्स आपको तभी फ़ायदा पहुँचा सकेंगे जब आपने पहले ये वीडियो देख रखा हो और अच्छी तरह से समझ रखा हो। तो इस चैप्टर को भी देखने के बाद आप शॉर्ट नोट्स उसका ले लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखिएगा कि पाँचवीं और छठी अनुसूची काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं, पर आप इसमें कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगी। देखिए पाँचवीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। यहाँ आपने देखा कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण जो है उसके बारे में सारा उल्लेख जो है वो पाँचवीं अनुसूची में दिया हुआ है। अब देखते हैं छठी अनुसूची में क्या दिया हुआ है। देखिए छठी अनुसूची में क्या दिया हुआ है कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। यानी इसमें भी जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की ही बात कर रहा है छठी अनुसूची में भी। लेकिन पाँचवीं और छठी में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें सभी हर जगह के जनजाति क्षेत्रों की बात कर रहा है पाँचवीं में, और छठी में सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात कर रहा है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? आपको वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इसका एक छोटा सा वर्ड याद रखिएगा, अमित्र में। मित्र होता है जैसे, वैसे अमित्र में याद रखिए। अमित्र में अ से असम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और मे से मेघालय। अमित्र में यानी अमित्र में के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान छठी अनुसूची में है और पाँचवीं अनुसूची में बाकी क्षेत्रों की। ठीक है, अब बात करें सातवीं अनुसूची की। तो सातवीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स, ये जो शक्तियाँ होती हैं केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति बटी होती है, जैसे कुछ शक्तियों को बांट दिया जाता है कि कुछ राज्यों के पास शक्तियाँ होती हैं, कुछ केंद्र के पास होती है, उनके बारे में उल्लेख सातवीं अनुसूची के पास होता है। इसमें 3 टाइप की मेन शक्तियाँ होती हैं, और वैसे तो 4 होती हैं लेकिन मेनली उसमें 3 ही आती हैं। 3 शक्तियाँ कौन सी होती हैं? एक तो संघ की शक्तियाँ होती हैं जिसमें जिसके बारे में कानून सिर्फ संघ बना सकता है, केंद्र बना सकता है। और दूसरी राज्य सूची होती है जिसके बारे में कानून जो है सिर्फ राज्य के विधायिका में बन सकता है, विधान परिषद, विधानमंडल जो होता है विधानसभा, उसमें बन सकता है। और तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे कानून दोनों बनाते हैं, लेकिन जहाँ दोनों के कानून में मतभेद की बात आती है वहाँ केंद्र के कानून को मान्यता दी जाती है। बचा एक चौथा टाइप होता है जिसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये है कि जिन शक्तियों का उल्लेख ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में है, तो उनके बारे में जब ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है, ऐसा कोई मैटर आ जाता है जिनका उल्लेख नहीं दिया गया है, उस केस में हम उसे अवशिष्ट शक्तियों में रखते हैं, और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, और इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जैसे ये दिया हुआ है ना कि कब जिस टाइम लागू हुआ था उस टाइम कितने विषय थे और अभी कितने विषय हैं, तो मैं आपको बताऊं, ये अभी जो है वर्तमान वाला बदलता रहता है और ये सही नहीं है। अभी ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो इसके विषय अलग चल रहे हैं, मैं आपको अपडेट कर देती हूँ और मेरी नोट्स में आपको नया वाला मिल जाएगा। फिलहाल मैं अभी बता देती हूँ आपको कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, ये तो बात सही है, लेकिन जो वर्तमान में है वो 98 है, 98 विषय इस टाइम हैं संघ सूची में। ठीक है, अब संघ सूची में कौन कौन से मामले आते हैं? देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति के मामले, रेल यानी रेलवे जो होता है ये आपका केंद्र सरकार का विषय होता है, डाक, तार, मुद्रा बैंकिंग और परमाणु शक्ति। बात करें राज्य सूची की तो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, ये आप देखेंगे आगे चल के 249 आर्टिकल में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर राष्ट्र के हित की बात आती है और अगर राज्य सरकार कहती है कि केंद्र इस पे कानून बनाए तो उस केस में संसद में कानून बन सकता है राज्य सूची के विषय पे भी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि संविधान के लागू होने के समय
इसके अंतर्गत 66 विषय थे, ये तो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें लिखा हुआ है कि 61 विषय थे, जबकि इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 59 विषय हैं राज्य सूची में। ठीक है, आगे बात करें राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, तो शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। अब बात करें अगर समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। मैंने बताया ना, बस वही बात इसमें लिखी हुई है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में 52 है, ये सही है। समवर्ती सूची में अभी भी 52 विषय ही हैं, ठीक है। समवर्ती सूची के कुछ मुख्य विषय कौन कौन से हैं? दीवानी और फौजदारी है, कानून और प्रक्रिया है, विवाह और तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ और वन आदि। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये जो उसके टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट संघ सूची में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं, इसमें थोड़े कम लिखे हुए हैं, ये थोड़े और हैं, एग्ज़ाम्स में पूछ देता है, तो मेरी नोट्स में आपको वो कंप्लीट मिल जाएंगे, तो आप वो वाला वीडियो देख के और उसके पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, आपको चाहिए होगा तो मैं उसका PDF भी अब यहाँ अपलोड कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नोट में कह रहा है समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं, ये आपको अब जानने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले था, अभी जम्मू कश्मीर जब से संघ राज्य क्षेत्र बन चुका है तब से ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। आइए 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो इनमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल, अब ये जानते रहिए कि जो मूल संविधान था ना, उस समय उसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी, बाकी की भाषाएं जोड़ी गई हैं, अलग से जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब देखिए कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। इसमें कह रहा है कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संशोधन हुआ, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 2003 में 92वां संशोधन हुआ, इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये आपको बिल्कुल हेडेक नहीं लेनी है कि ये याद कैसे होगा कि किस में कौन सा जोड़ा गया। सीधा क्वेश्चन पूछता है कोंकणी को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ऑप्शन में आपके 21वां भी आएगा, 71वां भी आएगा, 92वां भी आएगा, एक कोई और उठा के दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें, आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि ये कैसे याद होगा। इसकी मैंने ट्रिक्स मेरे पास हैं, मैं आपको नोट्स के साथ ये सारी चीज़ें दे दूँगी, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अभी थोड़ी देर में इसका नोट्स मैं अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है कि संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। अब देखिए मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में जब मूल संविधान बना था तो सिर्फ 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, बाकी की 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं, अब यहाँ से जोड़नी शुरू होगी। अब इसके बाद हम 9वीं अनुसूची देखेंगे। 9वीं अनुसूची में कह रहा है कि पहले तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 8 अनुसूचियाँ हो चुकी। अब चूँकि प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये 4 अनुसूचियाँ बाद में अलग अलग संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। तो ये उसमें से पहली है 9वीं अनुसूची। तो ये कौन से संविधान संशोधन में जुड़ी? ये पहले संविधान संशोधन में जुड़ी थी। संविधान हमारा जब 1950 में लागू हुआ तो 1951 में ही पहला संशोधन हो गया, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब देखिए इसमें क्या रहा है कि संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब देखिए यहाँ जो ये लाइन लिखी हुई है कि इसमें इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये पहले की बात लिखी हुई है कि पहले ये ऐसा था। नीचे नोट में दिया हुआ है कि उसमें कुछ चेंजेस अब कर दिए गए हैं। ठीक है,
तो अब नीचे वाले नोट आप देखेंगे कि अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। मतलब पहले जब ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन से, उस टाइम ये नियम था, इसमें ये कानून था कि इसको न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 2007 में एक केस आता है, उसके बाद संविधान पीठ ने ये निर्णय दिया कि अगर किसी भी तरह से ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उच्चतम न्यायालय इसकी समीक्षा तो करेगा। नेक्स्ट कह रहा है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या कह रहा है कि यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जो दल बदल से संबंधित कानून बनाए गए हैं, जो भी चीज़ें उसमें की गई हैं कि किस केस को दल बदल समझा जाएगा, कौन कौन सी शर्तें हैं उसके लिए, इसके बारे में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। इसके बाद बात करें 11वीं और 12वीं अनुसूची की, तो ये दोनों अनुसूचियाँ जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी हैं। इसमें क्या कह रहा है, 11वीं अनुसूची में कह रहा है कि यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। फ्रेंड्स, यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूँगी, इन्होंने 1993 लिख रखा है, लेकिन ये वैसे 1992 है। संशोधन ये 92 का था, लागू हुआ था 93 में। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये 92, क्योंकि 11वीं अनुसूची का जो संशोधन था ये 92 में था और 12वीं अनुसूची का 93 में था। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसमें कितने विषय दिए गए थे। 11वीं और 12वीं दोनों के विषयों की संख्या आपको याद रखनी है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे और 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। अब 12वीं अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपकी अनुसूचियाँ। अनुसूचियों से रिलेटेड इतनी ही खास बातें थी जो कि आपके एग्ज़ाम में आती हैं। इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। बाकी याद करने की कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो मैं करवा दूँगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर रखिए। तो फ़िलहाल मैं अभी थोड़ी देर में इसका भी वीडियो आपको नोट्स का दे दूँगी, एक छोटा सा वीडियो। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये जो मैं डिस्क्रिप्टिव में आपको समझाती हूँ और उसके बाद शॉर्ट वीडियो देती हूँ शॉर्ट नोट्स के लिए, वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। अगर आपको कुछ उसमें ऑब्जेक्शन लगे या फिर कुछ अगर सुधार चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो तब तक मैं लेके आती हूँ वीडियो, तब तक आप इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ठीक है, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।